एक बार पुनः स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल हिंदी सन्मार्ग में। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में पार्ट 4 नीति निर्झर इसका भावार्थ पढ़ा था और इसके अर्थ को ग्रहण किया था। अब हम इस पार्ट में नीति निर्झर के जो मौखिक एवं लिखित प्रश्नोत्तर के साथ साथ जो पुस्तक कार्य है वो भी करेंगे। इसमें देखिए शब्दार्थ देखिए। उत्तम, उत्तम का अर्थ होता है श्रेष्ठ, और जो प्रकृति का अर्थ होता है स्वभाव। कुसंग का अर्थ है बुरी संगति, और विष का अर्थ है जहर। भुजंग का अर्थ है सांप, सांप या सर्प। तरवर का अर्थ है वृक्ष यानी पेड़। सरवर का अर्थ है सरोवर। परकाज का अर्थ है परोपकार। संचयी संचित करना। विपत्ति कष्ट या मुसीबत। काक कौवा। पिक कोयल। लघु छोटा। डारी त्यागना। देखिए अब मौखिक प्रश्न उत्तर देखिए। किस तरह के लोग अपनी प्रशंसा स्वयं नहीं करते? तो रहीमदास जी ने बताया था कि जो लोग वास्तव में बड़े हों, घमंडी नहीं, वे लोग अपनी प्रशंसा स्वयं नहीं करते। दूसरा प्रश्न देखिए। सुई के स्थान पर क्या काम नहीं आती? तो सुई के स्थान पर तलवार काम नहीं आती। तीसरा प्रश्न देखिए। हमें किस प्रकार के संबंधों को नहीं तोड़ना चाहिए? उत्तर है हमें प्रेम जैसे संबंधों को नहीं तोड़ना चाहिए। अंतिम मौखिक प्रश्न उत्तर देखिए। श्रेष्ठ व्यक्ति किस प्रकार के बोल नहीं बोलते? तो जो श्रेष्ठ व्यक्ति होते हैं वो बड़े बोल नहीं बोलते। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो आप लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम आगे आने वाली वीडियो को और अच्छी प्रकार से बना सके। सही उत्तर पर सही लगाएं। परोपकारी स्वभाव किसका होता है? तो वृक्ष, सरोवर या दोनों का? तो दोनों का। क्या इसमें जो भावार्थ पढ़ा था, तो वृक्ष और सरोवर दोनों का स्वभाव परोपकारी होता है, इसलिए इसमें उत्तर हो जाएगा दोनों का। दूसरा देखिए। चंदन किसका प्रतीक है? जो चंदन का वृक्ष है कुसंगति का, उत्तम प्रकृति का, मित्रता का, तो उत्तम प्रकृति का प्रतीक है। हाँ या ना में उत्तर दीजिए। हमें अपनी प्रकृति उत्तम रखनी चाहिए। हाँ। हमें केवल बड़ी वस्तुओं को अपनाना चाहिए? नहीं, हमें बड़ी और छोटी दोनों वस्तुओं को अपनाना चाहिए। सज्जन व्यक्ति अपने परिवार के लिए संपत्ति का संचय करते हैं? नहीं, जो सज्जन व्यक्ति होते हैं वे दूसरों की भलाई के लिए अपनी संपत्ति का संचय करते हैं, या उनकी सहायता के लिए अपनी संपत्ति का संचय करते हैं। हीरा अपना मूल्य लाख टका बताता है? नहीं, हीरा कभी भी अपना मूल्य नहीं बताता। देखिए तीसरा प्रश्न। दिए गए भाव से संबंधित दोहा पाठ से छांट कर लिखिए। हीरे का मूल्य जोहरी जानता है। तो इसके लिए जो दोहा दिया गया था वो था, बड़े बड़ाई न करें, बड़ों न बोले बोल, रहीमन हीरा कब कहे, लाख टका है मेरो मोल। दूसरा देखिए। सच्चा मित्र विपत्ति में हमारी मदद करता है। इसके लिए भी हमें संबंधित दोहा लिखना था। तो कही रहीम संपत्ति सगे, बनत बहुत बहुरीति,
विपत्ति कसौटी जय कसे तेई साचे मीत। अब अपने भाव स्पष्ट देखिए। जैसे कि हमने पहले भी भाव स्पष्ट पढ़े थे, तो आप इनको स्मरण करें। रही मन देखी बड़ेन को, लघु न दीजे डारे। जहाँ काम आवे सुई, कहा करे तरवार। रही मन कहा करे तरवार। तो इसका भावार्थ है, रहीमदास जी कहते हैं कि हमें समझना चाहिए कि हर एक बड़ी और छोटी वस्तुओं का महत्व अपनी जगह पर होता है और बड़ों की तुलना में छोटों की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। दूसरा देखिए भावार्थ। रही मन धागा प्रेम का, मत तोरो चटकाए। टूटे ते न जुरे, जुरे गांठ परि जाए। रही मन जुरे गांठ परि जाए। रहीम जी के अनुसार प्रेम का जो रिश्ता है बड़ा नाजुक होता है और बिना सोचे समझे इसे तोड़ना उचित नहीं होता, और टूटे हुए रिश्ते पर हमेशा संदेह बना रहता है। उत्तर लिखिए देखिए। कवि रहीम ने सच्चे मित्र की क्या पहचान बताई है? तो रहीम जी ने सच्चा मित्र उसे माना है जो विपत्तियों के समय साथ दे, और झूठा उसे कहा है जो विपत्ति में किनारा काट लेता है, अर्थात साथ नहीं देता। दूसरा देखिए। बुरी संगति का असर किन पर नहीं पड़ता? तो जो उत्तम प्रकृति के लोग होते हैं उन पर बुरी संगति का असर नहीं पड़ता है। वृक्ष, यानी अगला प्रश्न देखिए। वृक्ष अपने फल स्वयं क्यों नहीं खाते? वृक्ष पर असंख्य फल लगते हैं, लेकिन वह उनका उपयोग स्वयं नहीं करता, क्योंकि वह जो फल देता है वो हमेशा दूसरों के लिए ही देता है। घ प्रश्न देखिए। सज्जन व्यक्ति अपनी संपत्ति का संचय किस लिए करते हैं? तो जो सज्जन व्यक्ति होते हैं अपनी संपत्ति का संचय दूसरों की सहायता के लिए करते हैं। अंतिम प्रश्न देखिए। कोयल और कौए का अंतर वसंत में कैसे पता चलता है? कोयल और कौवे का एक समान दिखते हैं। ऋतुराज वसंत के समय कोयल की मीठी और कौवे की कर्कश वाणी के अंतर से दोनों का पता चल जाता है। ये कुछ शब्द हैं, आप इन शब्दों को सुने और इनका अभ्यास करें। तरवर, सरवर, सुजान, बडेन, भुजंग, बड़ाई, उत्तम प्रकृति, कसौटी, चटकाए, रहीमन, डारी, सुई, तरवारी, विपत्ति। सोचो और बताएं। अगर प्रकृति में मनुष्य की भांति स्वार्थी हो जाए, यानी अगर प्रकृति भी मनुष्य की भांति स्वार्थी हो जाए तो क्या होगा? देखिए, अगर प्रकृति भी मनुष्य की तरह स्वार्थी हो जाए तो धरती के सारे जीव जंतु भी नष्ट हो जाएंगे, क्योंकि प्रकृति के होने व प्रकृति के सहयोग से ही यह धरती एवं जीव जंतु जीवित हैं। भाषा बोध देखिए। पर्यायवाची रूप। भुजंग, भुजंग कहते हैं सर्प को या सांप। मीत, मीत होता है साथी या मित्र। तरवर, वृक्ष यानी पेड़। सरवर, सरोवर या तालाब। तलवार, खड़क। संपत्ति, धन। विलोम शब्द देखिए।
विष अमृत, प्रेम का होता है गणना, सच्चे का विलोम झूठे, बहुत बहुत का कम, टूटना जुड़ना, एक अनेक। अब यहां देखिए, रेखांकित शब्दों के सही अर्थ पर सही का निशान लगाएं। तरवर फल नहीं खाता है, तो जो फल है इसका अन्य अर्थ है परिणाम। मत तोरो चटकाए, मत का मतलब है यहां पर नहीं। लाख टका है मेरो मोल, जो लाख होता है वो क्या है, एक संख्या। लघु न दीजे डारी, और डारी का अर्थ है त्यागना। दिए गए शब्दों के मानक रूप लिखिए। साचे, साचे का अर्थ होता है सच्चे। आवे, आवे का अर्थ होता है आए या आना। परि का अर्थ होता है पढ़ना। मेरो का अर्थ है मेरा, और मोल का अर्थ है मूल्य। संचय का अर्थ है संचित करना या इकट्ठा करना। अब देखिए, दिए गए शब्दों का प्रयोग करके एक नए शब्द बनाएं। देखो, हमें ऐसे शब्द बनाने हैं जिसमें संग सम्मिलित हो, जैसे प्रसंग, सत्यसंग, कुसंग। फल से शब्द जो बनेंगे, फलस्वरूप, फलदायक, फलतः। विष से विषकन्या, विषरूपी और विषधर। अंतिम देखिए, वर्ण विच्छेद कीजिए। तो जो हमारे स्वर और व्यंजन होते हैं उनको अलग अलग करना होता है इस प्रश्न में। तो जो धागा है, ध, ध में हलंत लग जाएगा, क्योंकि अगर हमें कोई व्यंजन स्वर रहित करना है तो उसे आधा लिखने के लिए उसमें हलंत का प्रयोग करते हैं। तो ध, धन, आ लिखेंगे, और फिर ग में हलंत, और फिर आ। कसौटी देखिए, पहले कैसे हमने हलंत लगा, ए को अलग किया। फिर से में मात्रा है ओ की, आउ की। तो फिर उसके बाद टे, और टे में जो मात्रा है हलंत लगाएंगे बड़ी की। तरवर देखिए, ते में ए अलग किया, और फिर रे में ऊ की मात्रा है। फिर वे और ए, फिर रे, रे में हलंत लगा, और फिर ए। रे से अलग किया, हलंत लगा के रे में। है में हलंत लगा के छोटे ई की मात्रा। में हलंत लगा के ए, और फिर ने में हलंत लगा के ए। तो हमने इस कक्षा में पाठ 4 के नीति निर्धारण के मौखिक एवं लिखित प्रश्नों के साथ साथ पुस्तक कार्य भी किया। कृपया कमेंट करें आपको ये वीडियो कैसी लगी, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।